हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वन बाय वन पेन का कलर चेंज करते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कंपेयरिंग, तीन सेक्टर अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं, टर्शियरी सेक्टर का राइज करता हुआ इम्पोर्टेंस, कैसे क्रिएट करेंगे मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, और एंड हो जाएगा सेक्टर्स इन द टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो चलो देर ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं लेसन को। चलो जैसा कि हम बोले ये पूरे के पूरे टॉपिक हैं, तुम लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम उसको यहाँ हटा देते हैं, पहले सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी ही पहला जानना है कि क्या है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हम हटा दिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब देखो इकोनॉमिक्स की शुरुआत ही होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी से, और इकोनॉमिक्स हर जगह लाइफ में, हर जगह जहां भी जाओ इकोनॉमिक्स है। हम टीचिंग करते हैं पैसे कमाने के लिए। अगर कोई कॉबलर का काम कर रहा है, कोई बार्बर का काम कर रहा है, कोई दूध बेचने डेयरी फार्मिंग कर रहा है, एनीबॉडी इज डूइंग फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, इंडस्ट्रियल वर्क, ट्रांसपोर्टेशन वर्क, बैंकिंग वर्क, एवरी वर्क इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? एनी एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन, एक वर्ड डालते हैं अंडरटेकन, मतलब ये हम लोग लेते हैं अंडरटेकन टू प्रोड्यूस और जनरेट इनकम इज कॉल्ड बोलो, नोन एज बोलो, कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमारे चारों तरफ बहुत सारी एक्टिविटी आती हैं जो इकोनॉमिक है, जैसा कि हम एग्जांपल में बताएं। अब हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, तो पहले तो इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तुम्हारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इफ देयर इज वन क्वेश्चन की व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, द एक्टिविटी विच इज नॉट डन टू अर्न मनी, जनरेट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अर्न भी लिख सकते हैं। तो नहीं जनरेट, जैसे योर मदर इज कुकिंग फूड इन योर होम फॉर योर होल फैमिली, तुम्हारे फैमिली के लिए माँ खाना बना रही है। If I am teaching for my son, this is non-economic activities. So economic activity हो गया, इसको आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखो कि जैसा कि हम लिखते हैं डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अभी हम 3 बेसिस पे करेंगे, जिसको हम लिख देंगे, पहले बता दे रहे हैं, और तुम लोग का बच्चों ये तैयार हो जाएगा, नोट्स तैयार हो जाएगा कि डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द एक्टिविटी है। 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, which you have studied in your earlier classes, 9th class, even the 6, 7 class, 7, 8 classes also. सेकेंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क, मीन्स नेचर ऑफ द जॉब। तो 2 आ जाते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और थर्ड आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना, कौन मालिक है, तो उसमें आ जाता है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। एक और भी आ जाता है ज्वाइंट सेक्टर, जो कि हम लोग आगे के क्लासों में, हायर क्लासेस में है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, बस एज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए हम ये सब चीज लिख दिए। तो अब हम यहाँ पहले लिख देते हैं, उसके बाद तुम लोग को आगे बढ़ते हैं। चलो, तब हम लोग ये डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक, ये तुम्हारे नोट्स की वजह से बोलना था तो हम तो बोल दिए थे, लेकिन ये तुम्हारे नोट्स की वजह से लिख दिए बच्चों। डिवीजन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑन द सेवरल बेसिस।
and several bases. First is on the basis of the nature of the activity. Nature of activity, first a primary sector, we will discuss about this after this. Second is the secondary sector, third is the tertiary sector. On the basis of nature of job कैसा है, organized sector, unorganized sector. थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना किसका है, पब्लिक सेक्टर है, सरकारी, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट एक इंडिविजुअल का, ज्वाइंट सेक्टर जिसको पीपीपी भी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग जल्दी से ले लो, हम वक्त देते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो तो जो जैसा कि आप बोले 1 बाय 1 करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर ध्यान देना है कि जब भी हम इसको बाद में करेंगे, यहाँ देख तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना। प्राइमरी ये वर्ड आता है प्राइमरी। तो प्राइमरी जब भी हम नेचर को डायरेक्ट यूज करते हैं, व्हेन डू वी यूज द नेचर डायरेक्टली, दिस इज नोन एज द प्राइमरी सेक्टर, बट द डेफिनेशन इज लाइक दिस वे, व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कॉटन से कॉटन क्लॉथ बना देना, शुगर कैन से गुड़ बना देना, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये नेचुरल का प्रोडक्ट को, तो खैर वो इंडस्ट्रियल हो जाता है। नेचर का प्रोडक्ट को हम लोग डायरेक्टली, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं डायरेक्टली, फिशिंग मछली निकालने का काम करते हैं। माइनिंग जो हम लोग खोद करके माइंस हो जाते हैं, माइंस को खोद करके मिनरल्स निकालते हैं, लाइक आयरन, गोल्ड, कॉपर एटसेट्रा एटसेट्रा। डेयरी मिल्किंग का काम है। एग्रीकल्चर तो मेन है, इसका तो एग्रीकल्चर मेन है, एग्रीकल्चर। और फॉरेस्ट्री हो गया, बहुत सारे लोग फॉरेस्ट इलाके देखे होंगे, रास्तों पे पत्तल दोना बना के बेचते हैं, बहुत सारा चीज। तेंदू के पत्ते से क्या बनता है, बीड़ी बनती है। एक लाख नाम का पेड़ होता है, उससे लाख बनता है, जो कि बहुत सारा उसका यूज है। तो ये हो जाता है प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड है, ये क्वेश्चन आएगा तुम लोग का, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का। व्हाई इट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर, बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट। जितना भी प्रोडक्ट है देख लो, मैन्युफैक्चरिंग जैसा हम बोल रहे थे, कॉटन से कॉटन क्लॉथ बनाना है, गुड़ बनाना है, ये जगरी मीन्स गुड़ होता है, शुगर बनाना है शुगर कैन से, तो ये प्राइमरी इसी से एग्रीकल्चर से आया था। माइनिंग चले जाओ, माइनिंग से हम लोग निकालते हैं आयरन, गोल्ड, कॉपर। तो आज बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे आयरन बार्स बनते हैं, हमारे ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं। आयरन इज द बेस। तो आयरन कहाँ से आता है, प्राइमरी सेक्टर से। डेयरी, अब डेयरी से भी दूध जाके हम लोग उसका एक प्रोडक्ट बनाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट है, चीज बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, गुड़ में ये घी बनाते हैं, बटर बनाते हैं, तो सारा, तो ये इसीलिए बोलते हैं इसको प्राइमरी बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स। ये मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर, हम इतना ही लिखेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स कम फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर। दीज आर ऑल बेस्ड। और ये क्वेश्चन याद रखना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाई द प्राइमरी सेक्टर इज कॉल्ड why the agriculture sector or this is called the primary, because it forms the base for all other products। तो ये तुम लोग बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, हम हर समय मौका देंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग चलते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी देखो, यहाँ जाने के पहले हम तुम लोग के सामने बोल देते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। आजकल एक टर्म आया है, वो एमएसएमई है, मोदी जी लाए हैं एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। रोक करके पाउज करके मेरी बातों को सुन लेना। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहा जाता है कि अगर ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस किसी भी कंट्री का इकोनॉमी दैट इज अर्थव्यवस्था को ये बहुत बूम कर सकता है, राइज कर सकता है। और अगर ये अप हुआ तो कंट्री अप, ये डाउन हुआ तो कंट्री डाउन, कंट्री का अर्थव्यवस्था खत्म, चौपट। सेकेंडरी सेक्टर जो आते हैं, ये कवर करता है कौन सा एक्टिविटी को, जहां पे नेचुरल प्रोडक्ट को, हमारे पास जितने भी नेचर के प्रोडक्ट है, जैसे माइनिंग से हम आयरन निकाले, आयरन को डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर दिए, नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज करते हैं। कॉटन निकाले, यहाँ एग्जांपल भी हम लिख दिए, कॉटन निकाले उसे क्लॉथ बना लिए। शुगर कैन है, शुगर कैन से जैगरी गुड़ बनाए। तो ये यार चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू द वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये कहाँ हो सकता है, ये इंडस्ट्री फैक्ट्री, बोकारो स्टील फैक्ट्री है, टाटा स्टील फैक्ट्री एंड मेनी अदर फैक्ट्रीज, प्राइवेट फैक्ट्रीज एंड पब्लिक फैक्ट्री बोथ।
ये कहाँ पे हो सकता है? तो ये फैक्ट्री है, वर्कशॉप है, एट होम हो सकता है, जैसे कॉटन से क्लोथ, शुगर केन से जगरी, और भी हम लोग कर सकते हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग, उसमें और भी हम ऐड कर देते हैं। पेंसिल, वेरी स्मॉल पेंसिल हो गया, पेन हो गया, टॉयज हो गए, एटसेट्रा, जिसका कोई एंड नहीं है। और सिंस पूछा, देखो ये तुम्हारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो रहा है। हाउ यू विल दैट एक्सप्लेन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जैसा कि हम फर्स्ट में इंट्रोडक्शन दिए थे, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, ये पहले लिख देना है। उसके बाद एक एक करके इसमें पॉइंट वाइज करते चले जाना है। तुम लोग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया। उसी में एक बीच में आता है, जैसे वाई द एग्रीकल्चर सेक्टर इज कॉल्ड द, तो बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर इंडस्ट्री, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे भी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया कि why it is called manufacturing or industrial sector, because in it is connected or associated with the different types of industry से connected है। ये इंडस्ट्री वही बोले, कॉटेज इंडस्ट्री हो सकता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो जाता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो सकता है। तब जब सब इससे कनेक्टेड है, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इंडस्ट्रियल भी बोलते हैं। पहले हम देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं बोर्ड पे। हाँ, आ तो रहा है। तो ये इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो जाता है। अभी तक हम लोग नेचर ऑफ द एक्टिविटी पे जा रहे हैं। अब इसको भी हम ये तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, जो कि है टर्शियरी सेक्टर। चलो प्रोसीड करते हुए चलते हैं टर्शियरी सेक्टर। अगर हम ऐसे बोल दे तो नहीं समझ में आएगा। पहली बात है कि जो भी हम लोग प्राइमरी सेक्टर बोले, सेकेंडरी सेक्टर, उसके वहाँ प्रोडक्ट या तो हम लोग यहाँ खेतों से डायरेक्ट नेचर से निकालते हैं, या उसको कन्वर्ट करते हैं, या कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं। अगर ज्यादा उसके बारे में बात करना चाहेंगे तो क्या होगा कि टर्शियरी सेक्टर एक ऐसा सर्विस सेक्टर है जिनके इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं, और इनको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट को टच कर सकते हैं, सेकेंडरी को टच कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते हैं। क्या हम जो पढ़ा रहे हैं उसको टच कर सकते हो? नहीं, अब्जॉर्ब करोगे। डॉक्टर एक मेडिकल सर्विस देता है तो उसका मेडिकल सर्विस लेते हो। अगर तुम यहाँ से ट्रेन से बैठ के चले जाते हो, यहाँ से कहीं पे भी, पटना, बिहार, दिल्ली, कहीं पे भी, तो तुमको ट्रेन नहीं मिल जाता, तुमको यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर देता है। अगर मोबाइल फोन पे हम लोग बात करते हैं तो हमें मोबाइल फोन अपना सर्विस देता है, यहाँ से वहां तक हमारी बातों को पहुंचा देता है, व्हाट्सएप, मैसेज, एटसेट्रा। यही है टर्शियरी। तो ये एक्टिविटीज क्या है? हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी। अगर ये ना रहे तो प्राइमरी का प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहीं नहीं पहुंचेगा। सेकेंडरी का वो पड़ा रह जाएगा। तुम्हारा सामान किसान ने, फार्मर ने प्रोड्यूस कर लिया, अपना धान, गेहूं, जो भी, वो खेतों में पड़ा रह जाएगा, अगर ट्रांसपोर्ट का मीडियम ना हो। जैसा कि 9 क्लास में स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में पढ़े थे कि वहाँ छोटे छोटे बुल्लक कार्ट्स भी हैं, बोगीज है, टांगाज है। तो वहीं से तो हमें समझ में आता है। बैंकिंग आता है, हमारे पैसे जमा करते हैं। और ये तीनों सेक्टर आपस में कनेक्टेड है। समझ लो, टर्शियरी, प्राइमरी सेक्टर कोई चीज ग्रो किया, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेकर कहीं गया, कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया तो वहां पे मैकेनिक बनाने वाला, इसलिए हम यहाँ एक्सेट्रा लिखे हैं, वो मदद करेगा। हॉस्पिटल्स में जाएंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं लिखे हैं, मेडिकल सर्विसेज यहाँ पे लिख देते हैं। मेडिकल, इसमें सारा आ जाएगा, मेडिकल सर्विसेज, जिसमें हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, एटसेट्रा। तो हॉस्पिटल जाएंगे और मेडिसिन के शॉप पे जाएंगे, ये सब सब क्या जाता है? टर्शियरी। ये सिर्फ हेल्प करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, व्हाई द टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज आर नोन एज। हम तुम लोग को साथ में क्वेश्चन देते चले जा रहे हैं, मेरी बातों को ध्यान देना, पॉज करके आंसर लिख लिया करना। व्हाई दीज आर टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज आर नोन एज द सर्विस sector. So these activities generate services rather than goods, hence it is also known as tertiary, not sorry गलत लिख दिए थे, सर्विस सेक्टर। यहाँ सर्विस देते हैं, इसके अलावा भी कुछ पर्सनल लोग भी हैं जो कि अपनी सर्विसेज देते हैं। जब तक तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ और भी एग्जाम्पल है कि आज नए नए एग्जाम्पल आ गए हैं जो हमें पर्सनल सर्विसेज देते हैं, जैसे कॉबलर है, लॉयर है,
पेस्ट्री मेकर है, और आजकल तो नई सर्विसेज आ गई है, एटीएम आ गया है, इसको भी स्क्रीनशॉट लेते जाना। आईटी सर्विसेज है, ये सारे के सारे आ जाते हैं हमारे सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में। तो हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक पे। चलो, हमारा दूसरा टॉपिक आता है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। तब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि प्राइमरी हो पी, सेकेंडरी हो एस, टर्शियरी हो टी, सब में बहुत सारी सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। तो अब कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट। तो उसके लिए एक मीडियम है हमारे पास, उसके बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक ध्यान देना, प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से, जीडीपी में चार बातें आती हैं। पहला है 1 ईयर हम लोग ले लेते हैं, नहीं तो इसको पहले बाद में लेते हैं। हमारा डोमेस्टिक बाउंड्री, डोमेस्टिक बाउंड्री में बहुत चीज आ जाता है। हमारा एयर इंडिया जो कि हमारे बाहर की कंट्रीज में भी जाता है, तो हमारे एम्बेसी जो है बाहर में, एम्बेसी दूतावास आते हैं जहाँ हमारे पासपोर्ट बना करते हैं। अगर ये डोमेस्टिक बाउंड्री आता है तो वो डोमेस्टिक हमारे बाउंड्री में एयर इंडिया हमारे यहाँ से किसी भी पाकिस्तान, जापान, चाइना कहीं पे भी जाता है, तो अगर उसका फेयर जो होगा इंडियन गवर्नमेंट को, चाहे वहां से इंडियन कोई इंडियन वहां से आए, चाहे कोई फॉरेनर आए, जो भी फेयर देगा उसी को देगा। तो ये हमारा डोमेस्टिक बाउंड्री है। सेकेंड आ जाता है 1 ईयर, एक साल के अंदर। याद रखना, जीडीपी इज ऑलवेज काउंटेड फॉर इन अंडर 1 ईयर। थर्ड है गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं। जो जीएसटी तो टैक्स हो जाता है, यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज है। और लास्ट है फाइनल प्रोडक्ट्स। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इतना बच्चों तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना, पी को प्राइमरी, एस को सेकेंडरी, टी को टर्शियरी समझ लेना। ये कभी पीएसटी लिखना नहीं। कैसे करते हैं इसका स्क्रीनशॉट तो तुम लोग ले चुके होगे। अब समझो कि क्या है जीडीपी। सपोज कि एक फार्मर है, वो अपना जो धान उगाता है, he produces the rice, गेहूं, wheat, and this wheat he produces 10,000 kg and price of it, just assume, this is not, don't go in data पे मत जाना, डेटा गलत हो सकता है। अगर 10,000 kg का, उसको 10,000 मत के छोटा करते हैं, इसको अमाउंट को छोटा कर देते हैं, 100 kg है, 100 kg का वो एक फ्लावर मिल को बेच देता है, फ्लावर मिल उसको बेच देता है। अभी बहुत सारा इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स आएंगे। 100 kg को वो बेचता तो है, इसका कॉस्टिंग आया था इसको 1,000 रुपीज, 1,000, पर इसको ये कितने बेचा, 1,500 में। फ्लावर मिल वाला क्या करता है, एक बिस्किट फैक्ट्री को बेच देता है। बिस्किट फैक्ट्री क्या करती है, उसमें बहुत सारा इंग्रेडिएंट बना मिलाती है, और इंग्रेडिएंट मिला करके जैसे फिर एसेंशियल्स लाइक द ये उसमें क्या क्या बोलते हैं, कुछ हाँ, कुछ एसेंस डालती है, कुछ और भी डालती है, और ये पूरा जो इसका कीमत चेंज हो जाता है 1,500 टू 2,000। अब ये 2,000 पे इसका कीमत आता है, इसका पूरा का पूरा कॉस्ट आता है, इसको ये बेच देती है 2,000 में, इसको 1,500 सारा मिला के 2,000 कॉस्टिंग आता है, ये 2,200 पे बेच देती है। ये बिस्किट जो हो गया, बिस्किट हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट, और ये फाइनल प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस है। अब यहाँ पे क्या है, ये इंटरमीडिएट है, व्हीट इंटरमीडिएट है, फ्लोर मिल का फ्लोर जो हो गया, आटा हो गया, ये भी हो जाएगा इंटरमीडिएट, बीच का, और ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट हो गया। इसको फाइनल गुड्स भी बोलते हैं, फाइनल गुड। अब हम लोग जीडीपी का डेफिनेशन कैसे देंगे, ये एग्जांपल था, इसको अगर सिर्फ स्क्रीनशॉट समझने के लिए कर लेना। हाँ, तो क्या है बच्चों,
इसका डेफिनेशन है, फाइनल रूट तो हम लिख दिए थे, ये जीडीपी का डेफिनेशन है, ये फाइनल रूट को हम हटा देते हैं। जीडीपी का डेफिनेशन है, क्या है डेफिनेशन? द मॉनेटरी वैल्यू, पैसे में जो वैल्यू आता है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ फाइनल गुड्स हो गया, ऐसी ऐसी लाखों करोड़ों वस्तुएं हमारे यहाँ बनती है, द डिफरेंट सेवरल गुड्स आर प्रोड्यूस, तो उनका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग सर्विस, और सर्विस सर्विस जैसे कि टीचर का सर्विस, अगर हम यहाँ पढ़ाते हैं, कुछ विदेश के बच्चों को भी अगर पढ़ाने लगते हैं, तो हमारा जो इनकम वहां से आएगा वो भी ऐड आ जाएगा इसमें, ठीक है। और क्योंकि पैसा हमारे घर में आएगा, और ये ड्यूरिंग एक फाइनेंशियल ईयर, सर्विसेज तो वहाँ सर्विसेज में एयर इंडिया का सर्विस हो गया, हमारे एम्बेसी का सर्विस हो गया। एक फाइनेंशियल ईयर जो 1 ईयर होता है, इसको हम लोग कहते हैं टर्म जीडीपी कहते हैं। और एक एग्जांपल समझ लो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। और जीडीपी जितना मोर होगा, पहले ये इंपॉर्टेंट, जीडीपी इज मोर मींस हाई प्रोडक्शन, देन कंट्रीज इकोनॉमी प्रॉस्परस होगी, क्योंकि प्रोडक्शन हाई होगा, अधिक लोगों को जॉब मिलेगी। जीडीपी लो, इकोनॉमी इन स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन एक वर्ड आता है, मतलब स्लो इकोनॉमी हो जाएगी। हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ये पूरा तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, तब हम इसको आगे बढ़ते हैं, वक्त तो था ही। हाँ, अब एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे यहाँ जो विदेशी भी आके कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे समझ लो एक इंडिया की कंपनी है टाटा, टाटा बाटा रिलायंस, ये 100 रुपीज का प्रोडक्ट, 100 रुपीज का, हम लोग बहुत सारे टर्म में NFI है, यहाँ पे आएगा नहीं, नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमें जरूरत ही नहीं है, ये 11 हायर क्लासेज में है। टाटा 100 रुपीज का सामान बनाती है, और एक बाहर की कंपनी है जैसे रेडमी, ये 80 रुपीज का सामान बनाती है। हमारा जीडीपी क्या हो जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा 180, ये जीडीपी हो जाएगा, ये भी हम लोग ऐड कर देंगे। और आगे हम तुम लोग को एक स्पेशल क्लास लेंगे जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सब सारा कुछ बताएंगे, उसका जरूरत नहीं है, फॉर योर इनहेंसिंग योर नॉलेज। और ये अर्लियर क्लास में भी हम बताए थे, तो ये हो गया, बस इतना ही था। और ये क्या था? 1 वर्ष के भीतर, 1 ईयर के भीतर ये बनाई, ये तुम्हारे समझने के लिए था। और ये फाइनल, दोनों का फाइनल प्रोडक्ट था, ये हमारा जीडीपी हो गया, एकदम सिंपल सा था। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जीडीपी मेजर करने का काम कौन करता है? जीडीपी इज मेजर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। गवर्नमेंट आई ऑलवेज राइट जीओबीटी, ये तुम लोग एग्जाम में मत लिखना। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इट अंडरटेक्स, इसके अंडरटेकिंग में ये काम आता है जीडीपी को काउंट कैलकुलेट करने का। और ये डिफरेंट स्टेट्स के ये गवर्नमेंट से मदद लेती है, उनका अपना अपना डिपार्टमेंट है, उसकी मदद से बनाती है। तो इस टॉपिक का हम लोग एंड करते हैं। तो क्या, द मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ ऑल द, जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन 28 स्टेट्स हैं हमारे, 8 यूनियन टेरिटरीज, उनके गवर्नमेंट का अपना जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, उसकी मदद से कितना टोटल वॉल्यूम, कितना, हाउ मच, टोटल वॉल्यूम मींस हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर है, उनका क्या प्राइसेज है, और देन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एस्टिमेट्स आवर जीडीपी। तो ये जीडीपी का टॉपिक खत्म होता है। अब अगले टॉपिक की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने के पहले, जो कि है हमारा हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर, उसके पहले तुम लोग एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये तुम लोग लिख लेना। व्हाट इज जीडीपी, हु हैज अंडरटेकन द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इन इंडिया। तो हम जैसा कि बोल चुके हैं, इसके पहले वाले जो आंसर था, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, वहां था, वहां से लिख लोगे। और सेकंड, टास्क ऑफ द मेजरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ द अदर स्टेट गवर्नमेंट्स। सो तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब तक हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर।
तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। बस उसके पहले एक चीज जान लेना, किसी भी कंट्री का जीडीपी जितना बड़ा होगा मतलब उसका प्रोडक्शन उतना ही हाई होगा। जीडीपी लो है तो प्रोडक्शन लो है। तो यहाँ हम इसको बाद में करते हैं, लेकिन पहले इसको समझ लो कि जीडीपी ऑफ यूएसए फर्स्ट रैंक है, हमारा कंट्री फिफ्थ रैंक पे आता है। जीडीपी ऑफ इंडिया, यहाँ एक और हम मॉडिफिकेशन करते रहे, फिफ्थ और सिक्स्थ हम जर्मनी से आगे पीछे रहते हैं, कभी जर्मनी आगे कभी हम आगे। ये फिफ्थ सिक्स रैंक पे रहता है। जीडीपी इसका बहुत बड़ा जीडीपी है, मतलब यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। तब हम लोग इसका आगे बढ़ते, पहले समझ लो इसको। हिस्टोरिकल चेंजेज मतलब हिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या चेंज हुए हैं सेक्टर्स में। तो हम लोग देखेंगे जितने भी, हाँ, वट एवर द नंबर ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज फर्स्ट इनिशियल स्टेज, जैसे तुम लोग रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़े हुए 9th क्लास में, 35% पॉपुलेशन वाज ऑफ द एग्रीकल्चर, अग्रेरियन दैट मीन्स द एग्रीकल्चर में लोग इन्वॉल्व थे। जैसे जैसे हमारी कंट्री में भी तुम लोगों को याद होगा 1960 में हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो जैसे जैसे डेवलप हुआ लोग थोड़े डिफरेंट सेक्टर्स में जाना शुरू कर दिए। हम पॉइंट लिख देंगे, ये क्वेश्चन है तुम लोग का 5 मार्क्स का। व्हाट द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन। एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। तो जितने भी डेवलप कंट्री थे फर्स्ट स्टेज, इनिशियल स्टेज में वो क्या थे, एग्रीकल्चर की तरफ अफेक्टेड थे। अफेक्टेड नहीं बोलते हैं, इंगेज थे। As the time passed, modernization took place. The शिफ्ट was seen, शिफ्ट देखा गया, मतलब अब एग्रीकल्चर से लोग किधर की तरफ चले गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ चले गए। और बीते 100 वर्ष में देखा गया जितने भी डेवलप्ड कंट्री है वहां सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका हम जो भी बोल रहे हैं सारा हम पॉइंट लिख देंगे, तुम लोगों का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर देख रहे हैं, और भी जैसे जैसे लोगों की तरक्की और राइजिंग इंपॉर्टेंस जाएंगे तब हम उसमें ये बात बोलेंगे कैसे राइजिंग इंपॉर्टेंस होता है टर्शियरी सेक्टर का। तो टर्शियरी सेक्टर, अब एक एग्जांपल समझ लो कि एक एग्रीकल्चर का खेत है, कैसे लोग शिफ्ट हुए। देयर इज ए फार्म ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा फार्म है। प्रोडक्टिविटी तो कंपेयरिंग टू द दैट इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज वेरी लो। अब हम अपने रूम में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 10, 20, 50 बच्चों को रख सकते हैं इतने छोटे से स्पेस में। टर्शियरी सेक्टर देखो, कम जगह में, इन द लोअर स्पेस, लिटिल स्पेस, अर्न्स मोर मनी। यही जीडीपी में हम लोग आगे ये भी पढ़ेंगे कि किसका जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है टर्शियरी सेक्टर का। अभी इनिशियल स्टेज में था एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो जैसा कि हम बोले फर्स्ट एग्रीकल्चर में थे, फिर शिफ्ट हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ। उसके बाद लास्ट 100 वर्षों में, बीते पास्ट 100 वर्षों में सबसे ज्यादा शिफ्ट किया गया है किसकी तरफ, टर्शियरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। चलो अब इसका हम लिख देते हैं आंसर। हाँ, तो देखो क्या आता है, अभी हम 2-3 पॉइंट लिखे हैं, ये आंसर है तुम लोग का। व्हाट द हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स आर सीन। तो एट इनिशियल स्टेज डेवलपमेंट में प्राइमरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी का था। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, फार्मिंग में इंट्रोड्यूस हुआ एचवाईवी टेक्निक्स, शिफ्ट देखा गया, नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्संस बढ़े, ट्रेडर्स इंक्रीज हुए, ट्रांसपोर्टेशन और भी फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़े, बैंकिंग की संस्थाएं आई। तब अभी ओवर ए लॉन्ग टाइम देखते हैं, मोर देन 100 ईयर्स उसके बाद देखा गया, 100 ईयर से अधिक समय में सेकेंडरी सेक्टर धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर इन टोटल प्रोडक्शन बढ़ने लगा, वहां एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि द इंडस्ट्रीज नाउ केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसका नतीजा क्या हुआ, हेंस शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर को ऑब्जर्व किया गया। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम आगे बढ़ते हैं, वक्त देते हैं तुम लोग को स्क्रीनशॉट लेने का, तब आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या है, ये लास्ट आंसर है, 2 पॉइंट और हो गए। जैसा हम बोले थे पास्ट 100 ईयर्स, सिंस तुम लोगों को आंसर देना था इसलिए हम इसको वक्त निकाले। देयर हैज बीन ए फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्री में, ये देखा गया है। हमारा कंट्री अभी डेवलपिंग स्टेज में है। डेवलपिंग का एक ही पहचान है,
डेवलप में जाओगे तो सारी सड़कें बन चुकी हैं। हमारे यहाँ देखो कहीं पे भी तोड़-फोड़ हो रहा है, कुछ बन रहा है, अभी भी हमारे यहाँ तोड़-फोड़ हो रहा है, तो हम लोग डेवलपिंग स्टेज में, जब सारा तैयार हो जाएगा, कहीं का भी देखो इंडिया में, कहीं का भी देखो बहुत सारी सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। दैट्स व्हाई इन द डेवलपिंग बट डेवलप्ड कंट्री में ये सारा कुछ टर्शियरी सेक्टर हो चुका है और एक जनरल शिफ्ट पैटर्न देखा गया, ऑब्जर्व किया गया जितने डेवलप्ड कंट्री में यही पैटर्न है। फर्स्ट primary sector, second going to the shift to the secondary sector and lastly the secondary to the tertiary sector, यही जनरल पैटर्न है। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब हम आगे बढ़ते हैं। अब पहले तो P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी, T फॉर टर्शियरी सेक्टर, इसका टोटल प्रोडक्शन में सबका कैलकुलेशन करेंगे कि क्या कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान है। देखो 40 वर्ष का डेटा है, इट इज द डेटा ऑफ 40 ईयर्स। इनिशियल स्टेज जब था 1977-78 इंडिया का है। सबसे ज्यादा अगर कहीं पे होता था तो वो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर था, सेकेंडरी और टर्शियरी में बहुत कम था। और यहाँ देखो 2017-18 पूरा का पूरा शिफ्ट है, इसमें भी प्रोडक्शन बढ़ा, इसमें भी प्रोडक्शन बढ़ा, इसमें भी प्रोडक्शन बढ़ा। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे तो जब भी बात करते हैं तो ये यहाँ ले आते हैं हम, सबसे ज्यादा अगर कहीं पे भी ये जीडीपी टोटल प्रोडक्शन में बढ़ा तो यहाँ हमारा हो जाता है ये टर्शियरी सेक्टर। और ये अगर हम, ये हो जाता है प्राइमरी, ये हो जाता है सेकेंडरी, ये हो जाता है टर्शियरी। यहाँ पे भी ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और टर्शियरी हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखो टर्शियरी इन बीते 40 इयर्स के पीरियड में सबसे ज्यादा। और एक ग्राफ हम लोग करेंगे और उस ग्राफ में हम लोग कंपेयर करेंगे। तुम्हारे बुक में ग्राफ दिया है, तुम लोग समझ सकते हो। अब यहाँ पे अगला जो हमारा आता है वो सेक्टर्स, और ध्यान देने का बात है, ये ईयर का बात है और ये रुपीज इन करोड़ है। हम एक जगह 20 लाख लिखे हैं, बाकी सब 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 100 लाख, 120 लाख, 140 लाख, इतने करोड़ रुपए का प्रोडक्शन होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे जाते हैं। तो सेक्टर्स में जीडीपी में कितना योगदान है, ये हमारा पहला तो टॉपिक है, राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, उसी के लिए ग्राफ है। शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीपी, देखो अगर यहाँ 1977 और 78 का कंपैरिजन करेंगे 2017-18 में क्या आता है, अबाउट 40%, 40% प्राइमरी सेक्टर, 30% secondary sector, 30% tertiary sector, means most of the contribution was given by the primary sector. ये secondary, S for secondary, P for primary और T for tertiary। चलो 40 years after देखते हैं कितना हो गया, अबाउट 17%। ये प्राइमरी सेक्टर अबाउट 70%। यहाँ चले जाएंगे पूरा काउंट करेंगे तो ये अबाउट 23% हो जाता है। 40 तो अबाउट 60% कौन देता है, ये टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। देखो हमारा कितना, ये अबाउट है, डेटा पे कभी मत जाना है, डेटा ऑलवेज चेंज, डेटा हमेशा हमेशा वेरी करता रहता है। तो इसलिए हम टेबल के थ्रू तुम लोग को एम्प्लॉयमेंट में भी दिखा देंगे। बट अब ये रीजन क्यों है, क्यों इतना शिफ्ट हुआ है टर्शियरी सेक्टर, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा। व्हाट इज द, पहले तो इसको तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब हम क्वेश्चन भी लिखते हैं। तो ये पहला तो हो जाएगा कि तुम्हारा हाउ यू विल राइट द आंसर। टर्शियरी सेक्टर इज बिकमिंग इज सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया फॉर मेनी रीजंस व्हिच आर गिवन बिलो, वो हम नहीं लिखे हैं, वो तुम लोग खुद से लिख लेना। पहला क्या है, जब एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज such as hospital, educational institutions, post, telegraph service, police station, court, village administration offices ये अगर डिवाइड, एमसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ध्यान रखना है, हम छोटा लिखे हैं। डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स एक्सेट्रा रिक्वायर्ड, कौन इसका व्यवस्था करेगा, द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड दिस फैसिलिटीज। तो ये सारी व्यवस्थाएं क्या हैं, टर्शियरी सेक्टर की व्यवस्थाएं हैं, इनका आना जरूरी है। तो ये तो इंक्रीज कर रहे हैं तो भाई प्रोडक्शन तो बढ़ेगा। चले जाते हैं सेकेंड, सॉरी, फर्स्ट ऐसे नहीं लिखोगे, फर्स्ट FIRST लिखोगे, सेकंड SCOND।
डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट स्टोरेज। हाँ भाई, एग्रीकल्चर डेवलप करेगा, इंडस्ट्री डेवलप करेगा, तो हमें उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसके प्रोडक्ट को कहीं ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, कहीं स्टोरेज फैसिलिटी करना पड़ेगा, तो हमें ये सारी सर्विसेज चाहिए। तो सारी की सारी तो क्या है, ये सारी सर्विसेज है टर्शियरी सेक्टर में आती है। यही तो वजह है टर्शियरी सेक्टर का। अब तीसरा रीजन भी हम लिख देते हैं, इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आता है, जैसे थर्ड है, एज इनकम लेवल राइज, पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज सच एज टूरिज्म, रेस्टोरेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एटसेट्रा। हाँ सोचो, खुद सोचो, पैसा मेरे पास बढ़ेगा, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड लो था, पैसा अधिक हुआ तो हम ब्रांडेड चीज मांगेंगे। ब्रांडेड में क्या मांगेंगे, हम सिंपल होटल में नहीं जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, टूरिज्म भी करने चले जाएंगे, घूमने चले जाएंगे आउटिंग के लिए, इसको ईटिंग आउट भी बोलते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल, अब सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना है, बस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है। भाई मेरे पास पैसे हैं, पैसे हैं तो हम जाएंगे प्राइवेट, क्यों जाएंगे हम सरकारी में, लोग क्या कहेंगे। प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स देयर इज नो सच फैसिलिटी। प्रोफेशनल लोग आजकल बच्चों को, अपने बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, फोर्थ हो जाता है ओवर 5 डिकेडर्स हो। तो ये सारी क्या है, ये सारे के सारे टर्शियरी सेक्टर्स हो जाते हैं। यही तो है इम्पोर्टेंस। पास्ट डिकेडर्स ऑफ सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज आईटी सेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, आईटी एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यहाँ छूट गया था। हैज इमर्ज रैपिडली, बड़ी तेजी से बढ़ा। देख लो अब तुम्हारे स्कूल में ही क्या होता है कि आजकल आईटी का कितना इंपॉर्टेंस है, एआई भी आ गया है, ये इसेंशियल हो गया, इंपॉर्टेंट। आज वी कैन नॉट इमेजिन, विदाउट द आईटी वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ। तो दिस वाज द रीजन। अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो गया, लास्ट में लिख दोगे अगर क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दीज आर द रीजंस ड्यू टू व्हिच द टर्शियरी सेक्टर इज बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम दो तो ग्राफ तुम लोगों के सामने बना दिए, लेकिन ये तीसरा ग्राफ हम नहीं बना रहे हैं। ये कंट्रीब्यूशन क्या है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट को लिख देते हैं सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में कितना योगदान है। हम लोग एक कंपैरिजन करते हैं 1977-78 और 2017-18। ग्राफ में देखोगे, तुम्हारे ग्राफ में दिया हुआ है कि यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर पी हम लिख रहे हैं, तुम लोग पूरा लिखोगे। 71% लोग एम्प्लॉयमेंट में एंगेज थे प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में 11% लोग इनमें एंगेज थे। कितना बचा, 70, 10, 80, 81, 82, मतलब 18% लोग इसमें एंगेज थे, टर्शियरी सेक्टर में थे। ये तुम्हारे बुक में ही डेटा गिवन है, और बार बार यही बात बोलेंगे, अपडेटेड डेटा, डेटा डेटा पे कभी मत जाना, डेटा हमेशा कंफ्यूज करता है। अब हम लोग चले आते हैं प्राइमरी, अब ये 44% हो गया है। सेकेंडरी का कितना कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी हो जाता है तुम्हारा 25%, कितना बचा 40, 20, 60, 64 एंड 5, 69, मतलब टर्शियरी में 31% लोग इंगेज है। ये तुम्हारा डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसी बुक से पूछा जाएगा, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना, एमसीक्यू का क्वेश्चन हो जाएगा। शिफ्ट हम लोग देख लिए, अब हम लोग अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे, पहले इसको हम रिमूव कर देते हैं। देखो तुम्हारा एक अगला टॉपिक भी आता है, वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब खुद ही सोचो, अगर रूरल एरिया में जाए, द फार्मर्स आर इन पुअर कंडीशन, आई विल राइट द आंसर, हम आंसर लिख देंगे, पहले डिस्कशन कर ले रहे हैं, ऐसे तो लिख देने से जो बोलेंगे वही लिख देंगे कि अगर रूरल एरिया में जो पुअर फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास बहुत छोटी जमीन है, अगर उनको
फर्टिलाइजर की व्यवस्था करा दी जाए, फर्टिलाइजर, सीड्स, पेस्टिसाइड्स, बोरवेल की व्यवस्था करा दी जाए। और वो भी ना हो तो गवर्नमेंट चीप इंटरेस्ट पे लोन दे, चीप लोन दे, या तो लोन दे जो वेरी स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रहे, तो उनको किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तुम लोग 9th क्लास में पढ़े हो पॉवर्टी एज ए चैलेंज। वो पॉवर्टी क्या होता है कि गवर्नमेंट के थ्रू अगर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम थे, तो वही यहाँ पे भी करना है। सेकंड है, हमारे यहाँ टूरिज्म का बहुत ज्यादा स्कोप है। टूरिज्म में अगर बढ़ाया जाए तो 35 लाख पीपल कैन बी एंगेज्ड इन द टूरिज्म सेक्टर। तो टूरिज्म को डेवलप करना पड़ेगा, जहां हमारे डैम्स हैं, फॉल्स हैं, इस एरिया को डेवलप कर दिया जाए, स्कूल्स बना दिया जाए। सोचो क्या होगा अगर स्कूल्स बना देते हैं, इंडस्ट्री बना देते हैं, स्कूल्स के अराउंड में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाएगी। कुछ लोग दुकान खोल देंगे, कुछ लोग छोटे छोटे ठेले लगा लेंगे, कुछ लोग स्टेशनरी बेचना शुरू कर देंगे, और वहां पे लोगों का बसना भी शुरू हो जाएगा। लोग रेसिडेंशियल एरिया में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सेम थिंग हैपेंस विद द दैट व्हाट वी से इंडस्ट्री। अगर ये क्रिएट किया जाए, कहा जाता है कि अगर एजुकेशन पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, पढ़े थे हम लोग 9th क्लास में, हाउ द पीपल कैन बिकम अ रिसोर्स। पीपल कैन बिकम अ रिसोर्स व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज डन इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एटसेट्रा। तो वहां पे अगर हम लोग हेल्थ केयर को ही बढ़ाते, देखो नई नई योजनाएं आती हैं। नई नई योजनाएं क्या आती हैं कि अगर स्कूल बनता है तो स्कूल में बहुत सारे मजदूरों को काम मिलेगा, नए टीचर्स अपॉइंट होंगे, नए स्टाफ अपॉइंट होंगे। सेम थिंग विद द इंडस्ट्री ऑल्सो। सो ये सब कंडीशन है, ये सब कंडीशन करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, और ये गवर्नमेंट ही कर सकती है। ये गवर्नमेंट के हाथों में ही है कि गवर्नमेंट लोगों का स्थिति सुधारने के लिए। तो चलो हम इसका आंसर लिख देते हैं तुम लोगों के लिए। देखो आंसर क्या है। जैसा कि हम बोले थे, बैंक्स कैन प्रोवाइड लोन्स टू द फार्मर्स एट द वेरी लो इंटरेस्ट रेट, बहुत कम, 5%, 8% एटसेट्रा। और ये क्या करेगा, और गवर्नमेंट भी कुछ मनी स्पेंड कर सकती है, जिससे कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसमें क्या इन्वेस्टमेंट क्या है, सीड्स पे इन्वेस्टमेंट, पेस्टिसाइड्स पे इन्वेस्टमेंट। तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेने का हम समय देंगे। सीड्स पे, पेस्टिसाइड्स पे, न्यू ये बोरवेल लगाने पे, फर्टिलाइजर पे खर्च है। तो इससे लोगों को क्या नया एम्प्लॉयमेंट कंडीशन जनरेट होगा। डैम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, डैम बनाएंगे, बहुत सारे लेबरर्स को वर्क मिलेगा। रोड्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो कि हम लोग मनरेगा भी पढ़े, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी रूरल नेशनल डेवलप, एमजी महात्मा गांधी नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, विच गिव्स द प्रॉमिस टू 100 डेज ऑफ वर्क। तो ये रोड्स भी उसी का हिस्सा आता है। गवर्नमेंट बनाएगी तो एम्प्लॉयड बहुत सारे पीपल जैसे लेबरर्स को मिलेगा। कुछ ट्रांसपोर्ट में लोग हैं, उन्हें अच्छी सड़कें मिलेगी तो चलाना शुरू करेंगे। आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, प्रोमोट बढ़ाना है, लोकेट देखना है। इंडस्ट्रियल इन सेमी रूरल एरियाज में भी हम लोग, सेमी रूरल एरिया है ना, शहरी है ना ग्रामीण, ये दोनों एरिया में हम लोग इसको लोकेट करके इंडस्ट्री ओपन करेंगे। जैसा कि हम बोले थे, इंडस्ट्री खुलेगा तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा। स्कूल्स ओपन होंगे, शुड बी ओपन, तो कितने लोगों को क्रिएट, 20 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे। और 2-3 पॉइंट है, इसमें से कोई भी 5 पॉइंट तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 2 और पॉइंट लिख देते हैं। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट हो जाएगा, टूरिज्म सेक्टर शुड बी डेवलप टू क्रिएट। ये 35 लाख, और एजुकेशन में था वो 20 लाख। ये तुम्हारा एमसीक्यू है। पहले हमारा ये प्लानिंग कमीशन था, जो कि 11-12 क्लास में पढ़ोगे। प्लानिंग कमीशन लॉन्ग टर्म प्लान बनाता है, शॉर्ट टर्म प्लान बनाता है। और इस प्लानिंग कमीशन, ये तुम्हारे क्वेश्चन आंसर का पार्ट भी, आंसर यहीं पे एंड हो जाता है। प्लानिंग कमीशन, जिसको आज हम लोग बोलते हैं नीति आयोग। और जानते हो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम बता देते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन, इसका आई का इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया को बदलना। और इसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, एक्स ऑफिशियो हेड। मतलब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा राइट टू वर्क भी है, काम करने का राइट।
और अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड इन 2005 MG नरेगा। आई एम राइटिंग एवरीथिंग। नरेगा, महात्मा गांधी, पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में इसको चेंज कर दिया गया महात्मा गांधी नेशनल, N फॉर नेशनल, R फॉर रूरल, E फॉर एम्प्लॉयमेंट। तुमको आंसर तुम लोगों को बच्चों मिल जाएगा बुक में, इसका देख लेना। जो जो चीज हम मेन पॉइंट लिख दे रहे हैं, G फॉर गारंटी, मतलब गारंटेड है। गारंटी का मतलब हमको समझाने का जरूरत नहीं है, एक्ट तो जानते हैं, वो कानून है, एक कानून बना इसके अकॉर्डिंग, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था 625 डिस्ट्रिक्ट्स में। और इसकी कंडीशंस क्या हैं? रूरल पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड विल बी गिवन 100 डेज ऑफ वर्क, हम यहाँ लिखते हैं 100 days of work, these are guaranteed by the government. If they are not getting the 100 days of work, government will provide them the unemployment allowances for this 100 days work. तो हमारा ये टॉपिक बच्चों खत्म हो जाता है विथ द क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे MCQ भी है। अब हम लोग अगले की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ। चलो तब अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये किस टॉपिक में आता है? वेयर आर द मोस्ट पीपल इंगेज्ड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में कितने लोग इंगेज्ड हैं, उसी में एक टर्म आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है पहले तो समझ लो। Unemployment is the situation where the people are willing to get the job on the going on basis, मतलब चलती हुई जो वेजेस के दर है, मजदूरी के दर पर लोग काम करना चाहते हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग द वर्क, दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट। एंड देन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, एक हो जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज छुपी हुई, इसको हिडन भी बोलते हैं। ये ज्यादातर प्रिवेलेंट है कहाँ पे? एग्रीकल्चर सेक्टर में, जहाँ पर क्या होता है, एक खेत है, द फार्म इज देयर, द फार्मर्स टोटल होल फैमिली इज इंगेज्ड, पूरा का पूरा फैमिली इंगेज्ड है। 8 persons आर नॉट नीडेड, 5 persons आर नीडेड, 3 एक्स्ट्रा persons आर वर्किंग। 5 लोगों की जरूरत है, 8 लोग काम कर रहे हैं, तो 3 लोग तो एक्स्ट्रा है। इफ दे आर रिमूव्ड इट विल नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन, तो वही हम लिख दिए। Situation. What is the underemployment or disguised unemployment? A situation where there are more people in agriculture than necessity. जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग engaged हैं. If some people are removed, it will not affect the production. तो एग्जाम्पल तो हम तुम लोग को बता चुके हैं, तुम लोग उसको लिख लेना कि। और दूसरा आ जाता है सीजनल। कुछ सीजन जो होते हैं जिसको हम लोग लीन सीजन बोलते हैं, जैसे हार्वेस्टिंग कर लेते हैं फार्मर तो लैंड फैलो छूटा रहता है, कोई काम नहीं है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक, उसी को बोलते हैं सीजनल। व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड फॉर ए पर्टिकुलर सीजन, इट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारा ये टॉपिक कवर हो गया। अब हम लोग जाएंगे, अभी तक तो हम लोग पढ़े प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, वो किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ वर्क। सेकेंड है, अब है ये था ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये डिवीजन है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब। तो पहला हम आते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये कौन से एरियाज को कवर करता है? इंटरप्राइजेस को कवर करता है। ये क्वेश्चन है तुम लोग का, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इंटरप्राइजेस सेक्टर कवर्स दोज इंटरप्राइजेस वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। एम्प्लॉयमेंट का टर्म रेगुलर है, उसको हटा नहीं सकते हैं। जॉब का सिक्योरिटी है, मतलब मन किया एम्प्लॉय को तो जब मन किया तो हटा नहीं सकते हैं, ये हमेशा ये ध्यान रखना है। रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सामने रजिस्टर होना चाहिए और फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। जैसे फैक्ट्री में है तो फैक्ट्री एक्ट करना है, मिनिमम वेजेज एक्ट है, इतना गवर्नमेंट ने नियम बनाया हुआ है कि इतना वेज आपको देना है, ग्रेचुइटी का पेमेंट है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। वर्कर्स के लिए क्या होता है? फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, इतने ही घंटे आपको काम करना है, 8 घंटे।
अगर ओवर टाइम करते हैं तो दे आर पेड ऑन एक्स्ट्रा वर्क। अगर ओवर टाइम पेमेंट मिलता है एक्स्ट्रा वर्क का। और 2-3 है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ते हैं। 2-3 और वर्क बता देते हैं इसका। तो देखो 6th नंबर आता है, वर्कर्स एंजॉय सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कुछ बेनिफिट जैसा पेड लीव्स, जैसे किसी दिन छुट्टी लिए तो सीएल है, मेडिकल मतलब कैजुअल लीव है, मेडिकल लीव्स है, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलिडेज, दुर्गा पूजा, काली पूजा, जो भी छुट्टी हुई उसका पैसा नहीं कटेगा उसका। प्रोविडेंट फंड, ये भविष्य निधि कहा जाता है जिसको आगे के लिए उसका जमा कर दिया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से, और एम्प्लॉय का भी पैसा जमा होता है। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स और प्रॉपर वर्किंग मेडिकल बेनिफिट्स। अगर परिवार में द पर्सन हु इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑल द मेडिकल एक्सपेंसेस विल बी कैरिड अपॉन बाय द गवर्नमेंट। सारी गवर्नमेंट खर्चा उठाएगी। अगर वो बीमार पड़ता है उसका खर्चा उठाएगी, वर्किंग कंडीशन मिलेगा। और इसके बिसाइड दैट भी बहुत सारा फैसिलिटी है। सम ऑफिसेज अलाउ कि इफ यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, वर्क ऑर्गेनाइज सेक्टर कर रहे हैं तो आपका फी रीइंबर्समेंट का फैसिलिटी है। मतलब अगर उनके बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके बच्चों का फी भी रिम्बर्स गवर्नमेंट की तरफ से पे किया जाएगा। हाउसिंग का फैसिलिटी दिया जाता है। बहुत सारा डियरनेस फैसिलिटी है। ये सब सब ऑर्गेनाइज्ड है। तो एवरीबडी वांट्स टू गेट इन्वॉल्व इन द वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। सो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर पूरा हो गया। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर जाते हैं, जो कि हम पहले बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये कैजुअल वर्कर से जो ज्यादा रास्ते पे मजदूरों को देखते हो, जो कंस्ट्रक्शन वर्क पे लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में लैंडलेस लेबरर है, ये सारे के सारे अनऑर्गेनाइज फैक्टर है। नो पेड लीव, कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं है, पेड लीव्स नहीं है, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज नहीं है, प्रोविडेंट फंड नहीं है, मेडिकल बेनिफिट्स नहीं है, और भी हैं। दीज आर नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड जॉब सिक्योरिटी तो पूरी नहीं है। जब मन किया तो एम्प्लॉयर इसको जॉब से हटा देगा। परमानेंट वर्क नहीं है। रेगुलर क्या है वहां पे? रेगुलर का मतलब परमानेंट वर्क। एक बार यू आर इंगेज्ड इन द वर्क देन यू विल बी रिटायर्ड फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन, देन यू आर लिविंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है नहीं। जॉब पे जब भी मन किया एम्प्लॉयर को तब वो निकाल देगा वो जॉब से। तो यही हो जाता है अनऑर्गेनाइज। हम एक्सप्लेन कर दिए, वहां लिख भी देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो चलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और दोनों का दोनों, ये भी लॉन्ग आंसर है वो भी लॉन्ग आंसर है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता क्या? जो हम बोले थे, स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट है, छोटी छोटी यूनिट है। स्कैटर्ड कोई यहाँ है कोई वहां है। आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, याद रखना गवर्नमेंट GOVER, ये नहीं लिखना है स्पेलिंग में, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। नो रूल रेगुलेशन आर फॉलोड। जॉब्स अक्सर लो पेड होते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं। मतलब अक्सर कभी बीच में ही छोड़ देना पड़ता है। नो प्रोविजन फॉर, ना तो पेड लीव्स है। काम करने के लिए आओगे जिस दिन उस दिन पैसा मिलेगा नहीं, जिस दिन काम करने आओगे पैसा नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं पेड लीव्स। और ऑर्गेनाइज्ड में अगर जिस दिन काम नहीं करने जाएंगे तो प्रोविजन है कैजुअल लीव, मेडिकल लीव एक्सेट्रा। हॉलीडे का कोई छुट्टी नहीं है, छुट्टी का कोई वेतन नहीं है। अगर दुर्गा पूजा, काली पूजा, समर वेकेशन, कोई छुट्टी उसका पैसा नहीं है। लीव ड्यू टू सिकनेस, अगर बीमार पड़े तो भी नहीं मिलेगा पैसा। कोई जॉब का सिक्योरिटी है नहीं। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट, बिना किसी रीजन के। एक्चुअली क्या किया था अनऑर्गेनाइज में, सो कॉज किया जाता है। सो कॉज मीन्स रीजन बताइए आप। आपको रीजन बताया जा रहा है कि आपको क्यों निकाला जा रहा है। यहाँ कोई नहीं है, विदाउट एनी रीजन। नो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, कोई ना ओवर टाइम का फैसिलिटी है। काम अधिक देर तक एम्प्लॉयर करा लेगा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। अगर वही ऑर्गेनाइज्ड होता तो एक्स्ट्रा, अगर 4 घंटे काम कर रहे हैं तो उसका सैलरी बनेगा, वेतन बनेगा। मेडिकल बेनिफिट्स कुछ भी नहीं है। मेडिकल बेनिफिट्स, PF दैट इज प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ये कुछ भी नहीं है। यही अनऑर्गेनाइज्ड है। तो ये लोग तो असुरक्षित हैं। अनऑर्गेनाइज को असंगठित बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड को संगठित बोलते हैं। तो ये हम लोग कर लिए। इसको बचाने की भी व्यवस्था है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा ये अगला टॉपिक भी है और ये क्वेश्चन भी है। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो दोनों जगह है। ब्लू पेन से कर देते हैं। रूरल एरिया में भी है, अर्बन। पहले हम रूरल का लिख दिए हैं, उसके बाद अर्बन का लिख देंगे। ये तुम्हारा पूरा नोट्स है, पूरा क्वेश्चन लॉन्ग आंसर तैयार हो रहा है।
रूरल एरियाज कौन होते हैं? लैंडलेस लेबरर्स होते हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे छोटे किसान जिसके पास हाफ हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर लैंड है वो। शेयर क्रॉपर्स, हम लोग यहाँ शेयर करते हैं क्रॉपर्स में। कुछ लोग क्या करते हैं कि बड़े जिनकी जमीन होती है वो अगर खेती नहीं करते तो उनकी जमीन पे वो लोग खेती करते हैं। हिंदी में इसका एक टर्म है बटैया, बांट करके। तो ये लोग शेयर करते हैं क्रॉप को, जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें से मालिक को कुछ दे देते हैं, कुछ अपने पास। तो ये लोग हैं रूरल एरिया में अनऑर्गेनाइज्ड। कैसे इन लोग को बचाना है? दिस नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू हाई, और दिस कैन बी डन बाय ओनली द गवर्नमेंट। टाइमली प्रोविजन, उन लोग को सीड्स समय पे मिल जाए, तब सीड उनको उपलब्ध हो जाए समय पे। एग्रीकल्चरल इनपुट बहुत सारे हैं, जैसे हल बैल ट्रैक्टर एटसेट्रा, फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड हो गए, इंसेक्टिसाइड हो गए। क्रेडिट लोन की व्यवस्था एट चीप रेट्स। स्टोरेज का फैसिलिटी कर दिया जाए, जहां पे उनका स्टोर करने पे सामान वहां वो खराब ना हो। एंड मार्केटिंग आउटलेट, उनके लिए पहले से मार्केट तैयार कर देना चाहिए। ये तो हो गया हमारा रूरल एरिया का। अब अर्बन एरिया में कौन होते हैं, ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो तब हम आगे। तो क्या होता है अर्बन एरिया? अर्बन एरिया में कौन आते हैं? वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं। ध्यान रखना कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जहां 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। जो कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो कैजुअल वर्कर, वो जो मजदूर आते हैं वो लोग हो गए। साथ में मेसन आ गए। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में जो लोग डेली इंगेज्ड हैं, ऑटो और बसेस, प्राइवेट बसेस में। एंड द स्ट्रीट वेंडर, देखते हो रास्तों पे लोग घूम घूम के बेचते हैं, हेड लोड पोटस सर पे लेकर घूमते हैं ये लोग। अब कैसे प्रोटेक्ट करें स्मॉल इंडस्ट्री को? क्या करना है? गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होना चाहिए। प्रोक्योर मीन्स ऑब्टेनिंग, गेटिंग रॉ मटेरियल पाने में, उसका प्रोसेसिंग करने में मदद मिले। उनकी जो प्रोडक्ट है उनके मार्केटिंग में भी मदद मिले, ये गवर्नमेंट का सपोर्ट खोजते हैं। कैजुअल वर्कर्स को रिक्वायर्ड क्या है कि प्रोटेक्टेड इन देयर जॉब्स, जॉब्स रेगुलर हो, फिक्स्ड हो, वर्किंग आवर्स फिक्स्ड हो, वेजेज प्रॉपर हो, मिनिमम वेजेज हो कम से कम। तो ये हो गया हमारा, ये टॉपिक कवर हो जाता है बच्चों। और हम लोग लास्ट की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग टॉपिक के लेसन के एंड में आ गए हैं। जो लास्ट टॉपिक है, द डिवीजन ऑफ द सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मालिकाना, कौन मालिक है, इसी को बोलते हैं ओनरशिप। अगर कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल है तो वो क्या हो जाता है? प्राइवेट। तो प्राइवेट सेक्टर कोई एक मात्र एक इंडिविजुअल या कुछ लोगों का ग्रुप जो कंपनी बना देते हैं। तो दिया हेयर द ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, सर्विस भी डिलीवरी कर रहे हैं। जैसे देखो, ओनरशिप ऑफ एसेट उसका मालिक है, और डिलीवरी ऑफ सर्विस क्या कर रहे हैं, जैसे कि कुरियर सर्विस एंड मेनी अदर सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज के हाथों में। जैसे टिस्को देखो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री, अंबानी का इंडस्ट्री, अडानी, सर बिरला ग्रुप, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या एक्टिविटीज दिस सेक्टर्स का एक सोल एकमात्र मोटिव है, हमें अर्न करना है प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, लोगों की भलाई का कोई उद्देश्य नहीं है। वहीं पब्लिक सेक्टर, ये क्वेश्चन भी है तुम लोग का, डिफरेंशिएट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, differentiate the between the private sector and the public sector. So here the sector government owns, every asset is owned by government, school, colleges, industries, everything is owned by the government. हर चीज पे ऑन कर रहा है, मालिक है। कौन मालिक है? यहाँ तो मालिक प्राइवेट है, यहाँ मालिक सरकार है। रेलवेज है, पोस्ट ऑफिसेज है, बैंक है, मेनी मोर। इसका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना है, हियर द वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, वेलफेयर लोगों का अधिक से अधिक हो जाए, यही है। अब हम टॉपिक के एंड में इसका बच्चों स्क्रीनशॉट लो, तब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। चलो, ये तुम्हारा एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है कि व्हाई सम सर्विसेज एंड थिंग्स कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। क्यों प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता है? तो हम लोग जानते हैं कुछ नीड स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। क्यों? रोड बनाना है, रेलवे, हार्बर, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेज, ये इनकी कैपेसिटी के बाहर भी है, बाहर है। और मनी कलेक्ट करना इन सर्विसेज से बड़ा हेवी टास्क है, इजी टास्क नहीं है, जो कि प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकते हैं। अगर वो प्रोवाइड भी करेंगे तो हमें हाइयर रेट पे देंगे, बहुत हाइयर हो जाएगा, पैसा हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अगर रेलवे प्राइवेट हाथों में चला जाए, चार्ज अधिक लगेगा।
अगर इलेक्ट्रिक जनरेशन हो, हार्बर्स हो एटसेट्रा, हर जगह चार्ज ज्यादा लगे, एग्जाम्पल तो दे दिए। तो इसलिए गवर्नमेंट को इसमें आना पड़ता है, हेवी स्पेंडिंग करना पड़ता है। और गवर्नमेंट कहाँ से खर्च लाती है? सारे खर्च गवर्नमेंट लाती है टैक्सेस से। टैक्सेस से इसके अलावा भी है बहुत सारे जो सेक्टर्स में कुछ चीजें हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट इनकरेज करती है, कुछ सपोर्ट दिया करती है, टैक्स बेनिफिट दिया करती है, कुछ अलाउंसेस दिया करती है। और हमारे पुअर सेक्शन जो सोसाइटी है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश नॉट, उड़ीसा, झारखंड एटसेट्रा, पुअर लोगों के लिए गवर्नमेंट कुछ व्यवस्थाएं प्रोविजंस कराती है, लाइक द पीडीएस सिस्टम यू हैव अबाउट व्हिच यू हैव स्टडीड इन योर लास्ट चैप्टर नॉट लास्ट क्लास। पॉवर्टी एज ए चैलेंज, फूड सिक्योरिटी, बफर स्टॉक था, ये सब था जिसमें पीडीएस पढ़े थे। गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू लोगों को एट अ रीजनेबल वेरी लो कॉस्ट द गवर्नमेंट इंश्योर करती है, ये आंसर कर देते हैं कि सबको इसका बेनिफिट मिले। तो ये हमारा इकोनॉमी था, ये हमारा इकोनॉमिक का सेक्टर था। पहली लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बात हम तुम लोग को बोलना चाहेंगे कि इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी होता है वो एरिया, द एरिया वेयर द पीपल लिव एंड अर्न मनी। देखो हमारा इंडिया एक एरिया जहां हम कमा रहे हैं, सारे पेरेंट्स कमा रहे हैं, जितने एडल्ट्स लोग हैं कमा रहे हैं, वही है इकोनॉमी। इकोनॉमी में एक जीडीपी आया था, जीडीपी में आया था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड दैट सर्विसेज इज नोन एज द जीडीपी। जीडीपी अमेरिका का सबसे हाई है, बाद में चाइना आता है, इंडिया फिफ्थ या सिक्स्थ, हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। हमारा भी अबाउट 3 ट्रिलियन का है, और प्रेजेंट गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर द 5 ट्रिलियन, जितना हाई प्रोडक्शन, चाहे विदेशी आए चाहे हम लोग आए, सब प्रोडक्शन। एक चीज और आया था उसमें, इंटरमीडिएट गुड्स। अब हम लोग उसमें एक सवाल आता है कि वाई द प्राइसेज, अब हम यहाँ लिख ही दे रहे हैं, लास्ट है, एंड तो हो गया था लेकिन ये बीच का बात आता है कि वाई द प्राइसेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट कैलकुलेटेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द जीडीपी। जीडीपी कैलकुलेट बिकॉज, हम सिर्फ आंसर लिख रहे हैं, बिकॉज the value of final goods, final wise intermediate goods, इंटरमीडिएट, जैसे अगर बिस्किट बनाना है तो जो गेहूं किसान बेचा, फ्लोर मिल उसका आटा जो बनाया, वो सब इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फाइनल गुड्स। ये सवाल था तुम लोग का, पॉज करके सुन लेना क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था? व्हाई द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट ग्रुप्स गुड्स नॉट कैलकुलेटेड इन द जीडीपी। तो दिस इज द रीजन, बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड्स। तो बच्चों ये लेसन तुम्हारा समाप्त होता है। मेरा तो प्रयास था कि तुम लोग को जितना अच्छे से समझा सके। होप करते हैं कि ये क्लास तो तुम्हें पसंद जरूर आया होगा। तो लाइक जरूर कर देना बच्चों, सब्सक्राइब तो तुम लोग कर ही चुके हो, और इसका फायदा उठाने के लिए जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि तुम लोग इसको वॉच करते रहो। और जितने लोगों ने नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया उसको ऑन कर देना, ताकि मेरी जितनी वीडियो तुम्हें समय समय पर उपलब्ध होती रहे। और लाइक इसलिए करना कि मेरा इंसेंटिव मेरे लिए प्रेरणा बनी रहेगी कि तुम लोग इसको पसंद कर रहे हो, तुम आगे भी बनाते रहे। इतना कहते हुए बच्चों गुड बाय। हम लोग मिलेंगे किसी अगले अगले चैप्टर में, किसी अगले